हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्यभान सर, एमडी फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का लेक्चर फास्फोरस के बारे में होगा और बहुत ही इंपोर्टेंट है फास्फोरस और उसके एलोट्रॉप दैट मीन्स अपरूप के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं इस सेशन में। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है फास्फोरस। हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस, ध्यान दीजिएगा। फास्फोरस इट हैज 3 एलोट्रॉप्स। इसके 3 अपरूप होते हैं। फास्फोरस के पूछा जाए कितने अपरूप होते हैं बाबू मेरे, तो इसके 3 अपरूप होते हैं, जिसमें से पहला होता है व्हाइट फास्फोरस, जिसको सफेद फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस बोल सकते हैं। दूसरा होता है रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तीसरा होता है ब्लैक फास्फोरस। ये जो व्हाइट फास्फोरस मेरे दोस्त होता है, ये एकदम रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव। ये जो होता है एकदम रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव, अतिक्रियाशील ये होता है। व्हाइट फास्फोरस इज ए एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस दैट इज वेरी वेरी रिएक्टिव एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। सेकेंड इज रेड फास्फोरस, और जो थर्ड ब्लैक फास्फोरस होता है ये कम रिएक्टिव होता है, माने लीस्ट माने कम, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। फोकस करेंगे यहाँ पर। तो ये 3 अपरूप होते हैं। पहला होता है व्हाइट फास्फोरस, दूसरा रेड, तीसरा ब्लैक फास्फोरस। ये तीनों मुख्य फास्फोरस है। फास्फोरस है, अपरूप है फास्फोरस के। स्पष्ट ना? व्हाइट फास्फोरस इसमें से हम लोग पहला कवर करने वाले हैं। व्हाइट फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है P4 होता है। जो फॉर्मूला व्हाइट फास्फोरस का होता है वो क्या होता है दोस्त? वो होता है P4। इसमें प्रत्येक परमाणु, फास्फोरस परमाणु 3 बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। कैसे? तो इसके स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं। तो फास्फोरस 4 है तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं P P P और ये P। एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला फास्फोरस इसके साथ जुड़ जाएगा। ये वाला फास्फोरस ऐसे हम इसको दिखा दे रहे हैं बॉन्ड को ऊपर करके, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो बॉन्ड गया इससे जुड़ा हुआ है ये इस पर इसको कट करते हुए नहीं बल्कि इसके ऊपर से जा रहा है। इसलिए हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो इस फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस का ये स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा छोटू। तो एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया है, 1 2 इधर से 1 3, इधर से देखो 1 2 इधर से 3, माने प्रत्येक फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया है। तो वही बात लिखा गया है कि इसमें प्रत्येक फास्फोरस एटम 3 बॉन्ड बनाते हैं। और फास्फोरस का जो वायलेंसी होता है 5 होता है, और वायलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड के निर्माण में भाग लेते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, वायलेंस इलेक्ट्रॉन के 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के निर्माण में भाग लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वह लोन पेयर होगा। तो प्रत्येक फास्फोरस परमाणु पर एक लोन पेयर होता है। प्रत्येक फास्फोरस परमाणु पर इस P4 में एक लोन पेयर होता है। दैट मीन्स यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक फास्फोरस एटम के पास एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इसमें बात की जाए तो भाई मेरे टोटल एलपी की बात करें तो 1 2 3 4 हो जाएगा। टोटल लोन पेयर की संख्या पूछा जाए तो कितना होगा? 4 होगा। वैसे ही मेरे दोस्त इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन P4? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक लोन पेयर है, 4 हो रहा है। टोटल SN एस्टेरिक नंबर वैल्यू आ रहा है। जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रत्येक परमाणु का क्या होगा? sp3 होगा। और जो इसका शेप होता है मेरे दोस्त ये टेट्राहेड्रल होता है। तो शेप ऑफ व्हाइट फास्फोरस P4 इज टेट्राहेड्रल। इसका शेप जो होता है मेरे दोस्त क्या होता है? चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होता है। स्पष्ट ना? तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है व्हाइट फास्फोरस में। अभी हम शेप देखेंगे, 3D में शेप को इमेजिनेशन हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले कि आप इतना नोट करें, तो बच्चों अब हम लोग इसके शेप को देखने जा रहे हैं। शेप, जी हाँ, शेप ऑफ व्हाइट फास्फोरस। और शेप बना करके इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें लोन पेयर और P सिंगल ऑन P, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर से हम लोग गेन करेंगे। ध्यान देंगे आप इसका स्ट्रक्चर। जैसे हमने P4 का स्ट्रक्चर देख रखा है, तो हमने फास्फोरस को मान लिया एक ये गोला,
ये फास्फोरस का हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखना है। तो ध्यान रहे ये फास्फोरस परमाणु है, ये आपका फास्फोरस परमाणु है, ठीक है ना, ये आपका फास्फोरस परमाणु है और ये एक आपका फास्फोरस। बॉन्ड को मिला देंगे हम लोग, बॉन्ड को क्या कर देंगे दोस्त, बॉन्ड को हम लोग मिला देंगे। आप जरा इसको इमेजिनेशन करिएगा तो 3D में दिखेगा, इसको यदि आप इमेजिनेशन करिएगा तो आपको 3D में फील होगा। यदि आप इसको इमेजिनेशन करिएगा तो ये 3D में क्या होगा, इमेजिनेशन आपको होगा, ठीक है ना। ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रॉन है, क्योंकि इसमें 4 फेस होते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। स्पष्ट ना। जैसे मान लीजिए आपका पहला फेस ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका दूसरा फेस और ये साइड वाला आपका हो जाएगा तीसरा फेस और पीछे वाला एक है जो कि आपका कौवा फेस हो जाएगा, चौथा फेस हो जाएगा। तो इसमें 4 फेस होते हैं। कितने फेस सतह होता है, 4। टेट्राहेड्रल में 4 फेस होता है, इसलिए इसको हम लोग टेट्राहेड्रॉन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रॉन। इसको टेट्राहेड्रॉन इसलिए बोलते हैं, इसमें 4 फेसेस होता है, 4 गो फेस होता है, इसलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये जो बॉन्ड लेंथ होता है 2.21 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है मेरे दोस्त, इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वह 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। जैसे पहला, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। एक फास्फोरस एटम के पास एक लोन पेयर होता है, तो 4 गो है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करें तो 4 हो जाएगा। वैसे ही नंबर ऑफ पी सिंगल बॉन्ड पी, तो पी सिंगल बॉन्ड पी, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कितने पी सिंगल बॉन्ड पी है, तो देखो 1 पी सिंगल बॉन्ड पी 1, यहाँ देखो 2 ये वाला, 3 ये वाला, 4 ये वाला, 5 और ये वाला 6। तो पी सिंगल बॉन्ड पी की संख्या कितनी है, 6 है, तो आपका कितना हो जाएगा 6। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी 6। नंबर ऑफ पाई, कहीं पर भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड 0 हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ अभी हम दिखाए 2.21 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, और इसका बॉन्ड एंगल जो बनता है इसमें के बीच 60 डिग्री का एंगल बनता है। इतना आप स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस में नोट करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपके, स्पष्ट ना। इतना आप नोट करें, इसके आगे देखते हैं अपन। तो बच्चों अभी हम लोग व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखा, शेप देखा, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन जो समझाया गया था लिख दिया गया है कि व्हाइट फास्फोरस में 2 फास्फोरस एटम के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, ये याद रहे 60 डिग्री बनता है, ठीक है ना। व्हाइट फास्फोरस में बॉन्ड एंगल मिनिमम होने के कारण जो 60 डिग्री हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो sp3 आ रहा है थ्योरेटिकली, लेकिन जब sp3 आता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जो कि लगभग दुगुना से कम है, ठीक है ना, मतलब उसके आधा है। sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होनी चाहिए, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली चेक किया जा रहा है तो 60 डिग्री एंगल आ रहा है। तो यहाँ पर बॉन्ड कम है कि नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट से बहुत कम है, मतलब लगभग आधा है, लगभग आधा है। दैट मीन्स जो बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन होगा, तनाव होगा, वह बहुत ज्यादा होगा। तो वही बात लिखा गया है दोस्त कि बॉन्ड एंगल मिनिमम होने के कारण ये अनस्टेबल होता है, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, होगा, टूट जाएगा फटाक दे, बहुत ज्यादा, इतना पर ज्यादा स्टेबल होगा। इसको पास जैसे कोइन हमारे पास है, ये चीज है, इसको मोड़ करके यहाँ ला रहे हैं, कोइन को मोड़ करके यहाँ ला रहे हैं। अब जितना ही मोड़िएगा वो तनाव महसूस करेगा ना, अभी ज्यादा मोड़िएगा तो पट दर टूट जाएगा, ऐसा ही नहीं होता, लेकिन छोड़िएगा तो स्टेबल की तरफ बढ़ जाएगा ना, सीधा हो जाएगा। तो वही चीजें मेरे दोस्त कि बॉन्ड एंगल मिनिमम कम होने के कारण ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। पी सिंगल बॉन्ड पी, पी सिंगल बॉन्ड पी इजीली माने आसानी से ब्रेक हो जाता है, पटक दे टूट जाता है। सो व्हाइट फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, जब वो खट दे टूट जाएगा, उसका बॉन्ड टूट जाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करने लगेंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं व्हाइट फास्फोरस। अब हम लोग देख रहे हैं रेड फास्फोरस की बारी है।
ये रेड फास्फोरस क्या है? तो रेड फास्फोरस की जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम लोग व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या देखे थे, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर यही ना था, पी पी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था, ये था, ये था। अब इसमें क्या करना है, इस वाला बॉन्ड को हटा देना, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना है। जब इस वाले बॉन्ड को तोड़िएगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और एक P4 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पर P P P यहाँ, और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, एक यहाँ आएगा, तो ये दोनों मिल करके ये बॉन्ड बना लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बना लेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना लेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल से, मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड बनाया तो P P P P, ये फ्री हो जाएगा बॉन्ड, और इसमें बीच वाला ये रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये जुड़ते चला जा रहा है, चेन बना रहा है, बहुत सारे यहाँ पर P4 के अणु आपस में कंबाइन होकर के एक बृहद बड़ा आकार वाला अणु बनाता है, जो रेड फास्फोरस होता है। और बड़ा आकार वाला, बड़ा द्रव्यमान वाला जब मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम लोग पॉलीमर के नाम से जानते हैं। इसलिए ये क्या होता है, एक पॉलीमर, P4 अणु का एक पॉलीमर फॉर्म होता है। पॉलीमर बहुलक, बहुलक माने कि बहुत सारा यूनिट जुड़ के एक बड़ा बृहद, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा बड़ा द्रव्यमान वाला अणु का निर्माण करता है, उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। जो प्रक्रिया होती है उसको बहुलीकरण के नाम से जाना जाता है। चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट में, यह बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स में पॉलीमर केमिस्ट्री जिसको अध्ययन करना है, वह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर आधारित है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तब हम लोग को आएगा जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड होगा। बहुत सारे टीचर हम देख रहे हैं कि पहले ही पढ़ा दे रहे हैं, ड्रग्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता होगा। जब तक आप रिएक्शन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो फिर ये उचित नहीं है पढ़ना, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। टीचर छोटा छोटा यूनिट फटाफट पढ़ा दे रहे हैं ताकि बच्चा सबको लगे कि हाँ हमारे सर जी का सिलेबस बहुत आ गया, लेकिन गलत वे में जा रहे हैं आप लोग बाबू मेरे, गलत वे में। बहुत सारे विद्यार्थी इसका शिकार हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पर जरा हम लोग को फोकस करना है। तो ये रहा स्ट्रक्चर। ये इसमें भी फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया है, प्रत्येक फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया है। इसमें भी प्रत्येक फास्फोरस के पास 2 एक लोन पेयर होगा, सबके पास एक लोन पेयर होगा, सबके पास एक क्या होगा दोस्त, लोन पेयर होगा, ठीक है ना। तो पहला लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे यूनिट जुड़ करके बड़ा द्रव्यमान वाला एक कंपाउंड बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, जिसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। तो ये क्या है, पॉलीमर ऑफ सेवरल P4 मॉलिक्यूल है, बहुत सारा। ये इसको लिख सकते हैं पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर माने ध्यान में रखना बहुत सारा अणु जुड़ता है, एक बड़ा अणु का निर्माण करता है, उच्च द्रव्यमान वाला अणु का निर्माण करता है, जिसको पॉलीमर कहा जाता है। तो बोल सकते हैं इसको पॉलीमर। तो पॉलीमर माने बहुलक ऑफ सेवरल, सेवरल माने होता है ज्यादा, सेवरल P4 मॉलिक्यूल, सेवरल P4 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। दूसरा लाइन जानिए, दूसरा लाइन इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज क्या होगा, sp3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, इसमें कोई शक नहीं। तीसरा पॉइंट इसमें प्रत्येक फास्फोरस एटम के पास एक लोन पेयर है, तो लिख सकते हैं ईच फास्फोरस हैज 1 लोन पेयर, ईच फास्फोरस हैज 1 लोन पेयर, ठीक है ना। इसमें भी प्रत्येक परमाणु के पास, फास्फोरस परमाणु के पास क्या है, एक लोन पेयर है। तीसरा और लास्ट, चौथा और लास्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इसमें जो बॉन्ड एंगल का तनाव है उसके तुलना में कम है, व्हाइट फास्फोरस के तुलना में कम है। तो एंगल इज लेस देन व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस के तुलना में इसका एंगल स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो एंगल इज लेस देन, एंगल स्ट्रेंथ इज लेस देन, एंगल स्ट्रेंथ इज लेस देन व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है ना। इसमें जो एंगल का तनाव है, कोण का तनाव है जो कम है, ठीक है ना, रेड फास्फोरस में किसके तुलना में, तो व्हाइट फास्फोरस की तुलना में। एक लाइन तो आपको इंग्लिश आना चाहिए दोस्त, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जब पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप इतना नोट करें।
तो वो रेड फास्फोरस के बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ब्लैक फास्फोरस, काला फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा, आपको देखने में ये स्ट्रक्चर बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है। व्हाइट फास्फोरस का आसानी से हम लोग स्ट्रक्चर कर लिए, रेड फास्फोरस का आसानी से स्ट्रक्चर कर लिए। अब ये काला फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखिए, ये काला फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है मेरे को। कैसे दिखाई दे रहा है? हेक्सागोनल। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक हेक्सागोनल बनाते हैं। यहाँ पर फास्फोरस, ध्यान दीजिए, यहाँ पर फास्फोरस, सिंगल आउट फास्फोरस, फिर यहाँ पर ये बॉन्ड का मतलब है, ये जो आपको बॉन्ड दिखाया गया है, जहां जहां मोटा वाला बॉन्ड, ये जहां जहां आपको दिख रहा है मोटा वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये चीज ऊपर की तरफ, ये बॉन्ड ऐसे है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर यदि इमेजिनेशन हम करें तो ये जो आपको मान लीजिए, ये मेरा हैंड हेक्सागोनल एक मॉलिक्यूल है, हेक्सागोनली, ठीक है ना। तो ये चीज का स्ट्रक्चर जो है ना ऐसे उठा हुआ है, ये उठा हुआ बॉन्ड है, ये उठा हुआ है ऐसे। माने कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। छांटी देखा ना, वैसे होता है। छांटी देख रहे हैं ना आप, टोकरी, वैसे इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, लेयर फर्स्ट है, और इसी पर लेयर सेकेंड होता है। बात बुझाए क्या? माने एकदम आप लोग देखें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एकदम ग्रेफाइटे के स्ट्रक्चर की तरह होता है, लेकिन अंतर इतनी से कि ग्रेफाइट जो होता है प्लेनर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? प्लेनर होता है, प्लेन में होता है, ठीक है ना, सीधा होता है, प्लेन में होता है, प्लेनर होता है। लेकिन ये नॉन प्लेनर होता है, माने उठा हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है नॉन प्लेनर होगा, ठीक है ना, प्लेन में नहीं बैठेगा। आई होप की कंसेप्ट आप समझ गए हैं। तो वैसा ही एक दूसरे से बहुत सारा ये हेक्सागोनली जुड़ा हुआ है, बहुत सारी। ये परत फर्स्ट है और ये परत सेकेंड है, लेयर फर्स्ट सेकेंड एक दूसरे पर होगा, ऐसे होता है। छांटी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो बॉन्ड दिखाया गया उठा हुआ बॉन्ड है। इसमें भी फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया है, लोन पेयर एक होगा एक फास्फोरस के पास, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? ग्रेफाइट की जैसी होती है, लाइक ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट जैसी होती है। ग्रेफाइट प्लेनर होती है, लेकिन ये नॉन प्लेनर होता है। एकदम सेम लेयर दिखेगा, ग्रेफाइट और इसका लेयर एकदम सेम दिखेगा। बस फर्क थोड़ा सा क्या है कि जो ग्रेफाइट होता है प्लेन में होता है, प्लेनर होता है, ये नॉन प्लेनर होता है। हो गया ना। ये बल्ज्ड स्ट्रक्चर होता है। बल्ज्ड मतलब क्या होता है? उठा हुआ। बल्ज्ड मतलब कि उठा हुआ स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, इसमें जो एंगल स्ट्रेन है बहुत कम है। मानो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के तुलना में जो कोण का तनाव है बहुत कम है, माने कि जल्दी टूटेगा नहीं। सिंगल बॉन्ड पी, सिंगल बॉन्ड पी, इसलिए इसमें जो पी सिंगल बॉन्ड पी होता है जो वह स्ट्रांग होता है देन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। इसलिए क्या होता है? कम क्रियाशील होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर को सोच समझ के बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये बॉन्ड को ख्याल रखना है, ये बॉन्ड उठा हुआ है जिसको सॉलिड डैश के नाम से जाना जाता है। आपको ऑर्गेनिक के रिप्रेजेंटेशन में पढ़ाया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में। आई होप कि आप समझते होंगे। इसको आप नोट करें, जो भी बातें हमने समझाया। पहला बात क्या समझाया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेफाइट की तरह होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट प्लेनर होता है, लेकिन ये नॉन प्लेनर होगा। बात बुझाए क्या? ये बल्ड स्ट्रक्चर होता है, माने कि बाहर की तरफ फेंका हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसमें एंगल स्ट्रेन कम होता है, ठीक है ना। इसलिए इसके पी सिंगल बॉन्ड पी क्या होता है? स्ट्रांग होता है। किसके तुलना में? व्हाइट और रेड फास्फोरस की तुलना में। इसलिए ये कम क्रियाशील होते हैं। इस जो बात आपको समझाया जा रहा है उसी बात को हम लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। आप इतना नोट करें। तो आप लोग बाबू इसको नोट कर सकते हैं, वही इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहां पर मेरे बाबू इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस का कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जिसको लिख दिए गए बोर्ड पर, हम समझा देते हैं। जैसे पहला लाइन है कि इसमें एंगल स्ट्रेन हाई होता है। जाहिर सी बात है व्हाइट फास्फोरस में जो एंगल स्ट्रेन होता है 60 डिग्री होता है एंगल, लेकिन जब 60 डिग्री होगा तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो हाईली अनस्टेबल, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होने के कारण, हाई होने के कारण क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है जल्दी, इसलिए हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, अतिक्रियाशील। ये जैसे ही हवा में आता है, हवा में जैसे ही छोड़ा जाता है इसको, तो एक्सप्लोज कर जाता है, माने फट जाता है, ठीक है ना, ब्लास्ट कर जाता है।
ठीक है ना। तो P4 को जब हवा की उपस्थिति में छोड़ा जाता है तो रिएक्ट करके ये P4O10 या P2O5 अनस्टेबल होता है, डायमेराइज होकर के P4O10 बना लेता है। स्पष्ट ना। इसी का फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स निकलता है, ठीक है ना। इट ग्लोज इन डार्क, ये अंधेरा में, रात में ये क्या होता है ना, ये स्पार्क करता है। क्या करता है? स्पार्क करता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग एग्जाम्पल बहुत सारा देखे होंगे, जैसे हड्डी है, जानवरों का हड्डी कहीं पर भी फेंका गया हो, जानवर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका हड्डी रात के समय में ग्लोज करता है, डार्क में, अंधेरा में स्पार्क करता है, लगता है कि जल रहा है। तो इट ग्लोज इन डार्क, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, यही वाला चीज मेरे बाबू, रिएक्शन करके व्हाइट फ्यूम्स P4O10 P2O5 उत्पन्न करता है, ठीक है ना। ये P4O10 P2O5 बोल सकते हैं इसी को। ये जल में अघुलनशील, देखो ये जल में अघुलनशील होता है, इसलिए फास्फोरस को, चाहे ब्लैक फास्फोरस हो, रेड फास्फोरस हो, व्हाइट फास्फोरस हो, तीनों अप्रूप में से सभी को हम लोग इसको जल में स्टोर करते हैं, रखते हैं। व्हाइट फास्फोरस को, चाहे आपका रेड फास्फोरस, चाहे ब्लैक फास्फोरस, कोई फास्फोरस हो बाबू, वह जल में अघुलनशील होता है, इसलिए उसको जल में रखा जाता है। तो ये जल में अघुलनशील, दैट मीन्स इनसोल्यूबल होता है, बट लेकिन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल माने घुलनशील होता है। ये वाला तो रिएक्शन आपको एकदम याद ही होना चाहिए। जब फास्फोरस NaOH से रिएक्शन करता है तो NaH2PO2 प्लस CH3 मुक्त करता है, एकदम ये याद, मस्ट बी रिमेम्बर्ड। ये बहुत बार रिएक्शन को पूछा गया है, इस रिएक्शन को, NCERT के रिएक्शन को बहुत बार पूछा गया है। लगभग 6 साल में भिन्न भिन्न एग्जाम में 10 बार ये क्वेश्चन आया है, 10 बार हर साल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग रेड फास्फोरस का इंफॉर्मेशन कुछ देखते हैं, नोट करें इसको। तो बच्चों यहाँ पर रेड फास्फोरस है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसमें एंगल स्ट्रेन, कोण तनाव व्हाइट की तुलना में कम होता है, ठीक है। इसलिए रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट, ये पानी तथा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में ही अघुलनशील, इनसोल्यूबल होता है, याद रहे। रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्रियाशीलता व्हाइट फास्फोरस का होता है, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैक, माने सबसे कम क्रियाशील होता है तो ब्लैक होता है। तो इतना आप इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। ये था बाबू एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का हर चीज हम लोग कवर किए हैं एलोट्रॉप्स में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान रहे। NCERT के प्रत्येक लाइन को इस लेक्चर में कवर किया गया है, एक भी लाइन को मिस नहीं किया गया है। तो आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्साइड, उसमें पाई बाउंड, सिग्मा बाउंड और पी डबल बॉन्डेड, वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। उसके बाद ऑक्जी एसिड पढ़ेंगे और फास्फोरस के हैलाइड के बारे में अध्ययन करके ग्रुप P ब्लॉक में ग्रुप 15 कंप्लीट कर लेंगे। उसका 16 बचेगा, इससे छोटा है, उससे छोटा 17 है, ग्रुप 17, और सबसे छोटा एक क्लास का है ग्रुप 18। तो बहुत जल्द हम लोग P ब्लॉक का एंड करने वाले हैं, ठीक है ना। लगभग आधा हम लोग कंप्लीट कर लिए P ब्लॉक एलिमेंट्स को, जिसमें ग्रुप 15 बहुत ही इंपोर्टेंट था। तो चलिए हम अपना काम करते रहेंगे और आप लोग भी आप ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे। चलिए इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।